वाह, क्या भिखारियों जैसी हालत है। मेरी पारखी नगर ने कभी धोखा नहीं खाया। ये औरत इसी लायक है कि अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही किसी सगांध भरी जगह में गुहार दे। 30 साल तक नौकरानी की तरह हमसे सेवा करवाई, वो भी कम था क्या। वो लोग जिन्होंने मुझे एक ऐसी बंजर मीन पर फेंक दिया जहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। धूल उघाती पन्ना की एक वीरान खदान के बीचों बीच जब एक चमचमाती काली मर्सिडी आकर रुकी तो मुझे अंदाहा हो गया था। जिस बहू को उन्होंने 30 साल तक नौकरानी की तरह इस्तेमाल करके घर से निकाल दिया था, वे ये देखने आए थे कि वो भूख से कैसे तप तप कर मर रही है। गाही से लाल रंग की ड्रेस पहने मीरा उतरी और धूप का चश्मा हटाकर हंसने लगी। वाह दीदी, यहाँ भी लोग रहते हैं क्या? मुझे तो लगा ये कोई जानवरों का बागा है। अरे रे, तुम तो भिखारियों की रानी बन गई हो। हंसी। मोतियों का हार सहलाते हुए मेरी सास राजेश्वरी देवी की खिलखिलाहट उस सूनी घाटी में गूंज रही थी। जो आदमी कभी मेरा पति था, विक्रम, वो अपनी नाक पर रुमाल रखे मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई जानवर हूं, और उसकी रखैल मीरा अपनी नुकीली हील से उन जी बूटियों को कुचल रही थी जिन्हें मैंने रात भर जागकर सुखाया था। धूल से सने मेरे काम करने वाले कपों में मुझे सिर झुकाए खा देखकर वे सब अपनी जीत के नशे में चूर होकर मुझ पर हंस रहे थे। लेकिन तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, जिस बंजर पथरीली मीन पर तुम खभे हो उसके नीचे क्या खजाना छिपा है। शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और हमें बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। मैं आपके इस प्यार के लिए आपको दिल से प्रणाम करूंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सिंघानिया फार्मास्यूटिकल्स के शानदार बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों झूमर अपनी चकाचौंध रोशनी बिखेर रहे थे। यह विक्रम सिंह के वाइस चेयरमैन बनने की खुशी में दी गई पार्टी थी। व्यापार और राजनीति की दुनिया के बभा नाम उस महल में मौजूद थे, लेकिन उस चकाचौंध के बीच पार्वती रसोई के एक कोने में पसीने से लथपथ थी। 56 साल की उम्र में 30 साल इस परिवार को देने के बाद एक बहू की जगह उस शानदार महल में नहीं बल्कि रसोई में थी। 100 लोगों के लिए केसर बादाम की खीर बनाते बनाते पार्वती की कलाई दर्द से अक गई थी। सुबह 4 बजे उठकर सब्जियां काटना, दाल बनाना, पूरियां तलना, पूरा दिन ऐसे ही बीत गया था। कमर टूटने को थी पर आराम करने का एक पल भी नहीं था। तभी रसोई का दरवाजा ओर से खुला और एक तीखी आवाज आई, पार्वती, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बाहर क्यों नहीं आती। वो 79 साल की राजेश्वरी देवी थीं। गले में सोने का भारी हार और उंगलियों में हीरे की अंगूठियां चमक रही थीं। बस अभी आई माँ जी। राजेश्वरी देवी ने पार्वती की कलाई पककर रसोई के सहायकों के सामने हवा में उठा दी। वो हाथ जिन पर छाले पक गए थे और जो जगह जगह से फट चुके थे, ये वो हाथ थे जो ससुर जी के बिस्तर के नीचे से गंदगी सा करते और उनके घावों पर मरहम लगाते लगाते ऐसे हो गए थे। देखो तो भारा इस हाथ को, 30 साल रसोई में काम करके इसके हाथ तो किसी खेतिहर मजदूर जैसे हो गए हैं। पार्वती ने चुपचाप अपना हाथ छुपाया और सिर झुका लिया। बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुलते ही एक अलग ही दुनिया सामने थी। क्रिस्टल के गिलासों के टकराने की आवाज, कह कहे और महंगे इत्र की खुशबू। राजेश्वरी देवी पार्वती को घसीटते हुए उन महिलाओं की मेज पर ले गईं जो शहर की सबसे अमीर औरतें थीं। आप सब जानते हैं, ये जो केसर बादाम की खीर है, ये मेरी बहू ने सुबह से खुद अपने हाथों से बनाई है। सुनने में तो ये तारी लग रही थी, लेकिन राजेश्वरी देवी का अगला वाक्य कुछ और ही था। इसे सजने संवरने से ज्यादा रसोई में काम करना पसंद है। मैं कितनी खुशकिस्मत सास हूं, है ना। आजकल कौन मिलता है ऐसा जो 30 साल तक सिर्फ रसोई ही संभाले। महिलाएं अपने मुंह पर पंखा रखकर हंसने लगीं। अरे, तो ये वाइस चेयरमैन साहब की पत्नी है, लेकिन इनके हाथ इन्हें किसी के सामने कैसे ले जाएंगी। हाँ हाँ, ये तो पैदाइशी बावर्ची हैं। आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। राजेश्वरी देवी के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। जैसी वो गुद थीं, वैसी ही उनकी सहेलियां थीं, तारी के बहाने बेत करने में माहिर। पार्वती सिर झुकाए खड़ी रही, चेहरा अपमान से जल रहा था, पर वो कुछ कह नहीं सकती थी। तभी राजेश्वरी देवी के हाथ से वाइन का गिलास फिसल गया। लाल रंग का तरल पार्वती की मेहनत से सजी बुफे टेबल पर फैल गया, खीर पर, सब्जियों पर और सज्जेद में पोश पर। सुबह की सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई थी। अरे, ये क्या हो गया। पार्वती, राय से सा कर दो। जैसे ही पार्वती नैपकिन उठाकर उसे सा करने लगी,
राजेश्वरी देवी ने उसकी कलाई पर मारा। नैपकिन से नहीं, घुटनों के बल बैठकर ठीक से सा करो, मेहमानों के सामने गिरा है। पार्वती का चेहरा सेध पा गया। आसपास की महिलाएं सांस रोके देख रही थीं। पार्वती धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गई। उसके घुटने ठंडे संगमरमर के घर्ष से टकराए और उसने दोनों हाथों से मेपोश को पोंछना शुरू कर दिया। वाइन उसके हाथों पर लगकर ऊन के धब्बों जैसी दिख रही थी। देखा, मेरी बहू ऐसे कामों में कितनी माहिर है। राजेश्वरी देवी की व्यंग्य भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। महिलाओं की हंसी पार्वती की पीठ में छुरियों की तरह चुभ रही थी। कई देर तक साई करने के बाद पार्वती हॉल से बाहर निकल पाई। घुटनों में तेज दर्द था और हाथ पर लगे वाइन के धब्बे ऊन जैसे लग रहे थे। वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि अचानक उसके दम रुक गए। कॉरिडोर के आखिरी कोने से एक जानी पहचानी आवाज आ रही थी। विक्रम, तुम उस गौंवार औरत से कब पीछा छुड़ाओगे? ये एक औरत की आवाज थी। पार्वती ने इंस्टिंक्टिवली गुद को एक खंभे के पीछे छिपा लिया। उसका दिल और से धकने लगा। बस थोड़ा और सब्र करो जान, पिताजी के श्राद्ध के बाद उसे घर से निकाल दूंगा। ये उसके पति विक्रम की आवाज थी। पार्वती ने डरते डरते झांका। विक्रम ने लाल ड्रेस पहनी एक औरत की कमर में हाथ डाला हुआ था। लगभग 45 साल की वो औरत विक्रम की टाई ठीक करते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी कॉरिडोर के दूसरी तरफ से दमों की आवाज आई। वो राजेश्वरी देवी थीं। पार्वती की सांस रुक गई। उसे लगा अब उसकी सांस आग बबूला हो जाएंगी, लेकिन राजेश्वरी देवी के मुंह से जो निकला वो बिल्कुल अलग था। वाह, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। पार्वती को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। राजेश्वरी देवी मुस्कुराते हुए मीरा का हाथ पक रही थीं। मीरा बेटा, हमारे विक्रम का याद रखना। तुम उस बावर्ची से 100 गुना हार गुना बेहतर हो। शुक्रिया माँ जी। तीनों की हंसी उस कॉरिडोर में गूंज रही थी। पार्वती खंभे से टिककर अपने मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। 30 साल की वादारी का ये सिला था। उसकी सास उद उसके पति के नाजायज रिश्ते को आशीर्वाद दे रही थी। उसके पैरों तले मीन खिसक गई। थोड़ी देर बाद विक्रम रसोई में आया। यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे खाने की बदबू आ रही है। मेहमानों की नहरों से दूर रहो और किसी कोने में पड़ी रहो। पार्वती कुछ नहीं बोली। विक्रम हौंसता हुआ चला गया। उसके पीछे पीछे लाल ड्रेस वाली औरत रसोई में आई। आंटी जी। वो औरत पार्वती के पास आई और एक प्लेट उठाई। उसमें वो मटन कोरमा था जिसे पार्वती ने सुबह से मेहनत करके बनाया था। आज गोश्त कुछ ज्यादा ही सख्त है। मेहमानों को परोसना था, थोड़ा ध्यान तो रखती। उसने गोश्त का एक टुकड़ा चबाया और पार्वती के सामने मीन पर थूक दिया। फिर अपनी नुकीली हील से उसे कुचलते हुए मुस्कुराई। आंटी जी, आपकी खाना बनाने की कला बस इतनी ही है, तभी तो विक्रम जी घर का खाना नहीं खाते। पार्वती की मुट्ठियां भिंच गईं। नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे, पर वो कुछ नहीं कह सकती थी। रात गहरी हो चुकी थी। राजेश्वरी देवी ने पार्वती को बुलाया। कल सुबह जल्दी पिताजी का श्राद्ध है। सारा खाना पैक करके घर ले जाओ और तैयारी करो, समझी? जी माँ जी। पार्टी की चकाचौंध रोशनी में पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर वो बहे नहीं। 30 सालों में उसने बर्दाश्त करना सीख लिया था। सामान उठाकर पार्टी से निकलती पार्वती की पीठ बिल्कुल अकेली थी। पीछे झूमरों की ठंडी रोशनी और हंसी की आवाज़ें दूर होती जा रही थीं। 30 साल, 26 साल की उम्र में इस घर में ब्याह कर आई थी और अपनी सारी जवानी यहीं गुजार दी। ससुर जी को लकवा मार गया था। 27 साल तक उनकी सेवा की। हर सुबह उनके बिस्तर की सजाई करती। हर 2 घंटे में उनकी करवट बदलती ताकि उन्हें घाव न हो जाए। और ये सिला मिला। पार्वती ने अंधेरे में अपनी मुट्ठियां भींच ली। नाखून मांस में धंस गए थे और ऊन निकल आया था, पर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। 30 साल की मेहनत की इमारत ढह रही थी, लेकिन उस मलबे के नीचे से कुछ नया जन्म ले रहा था। श्राद्ध तम हो गया। ससुर जी को गुरे 1 साल हो गया था। पार्वती ने सुबह से श्राद्ध का खाना बनाया, पूजा की और फिर अकेले ही सारे बर्तन धोए। विक्रम और राजेश्वरी देवी बस एक बार पूजा करके अपने कमरों में चले गए थे। मीरा तो आई ही नहीं थी। ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए पार्वती को 1 साल पहले की बातें याद आ रही थीं। 30 साल पहले जब 26 साल की पार्वती इस घर में आई थी, तब ससुर जी बिस्तर पर थे। लकवा मारे उन्हें 1 हफ्ता हुआ था। डॉक्टरों ने कहा था कि वो 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, पर पार्वती ने हार नहीं मानी। वो सुबह 4 बजे उठकर दलिया बनाती, हर 2 घंटे में उनकी करवट बदलती, उनके बिस्तर की सहाई करती
शरीर पोंछती और एक एक चम्मच करके उन्हें खिलाती। 3 महीने 1 साल में बदल गए और 1 साल 10 साल में, ऐसे ही 27 साल बीत गए। इस लंबे अरसे में पति विक्रम एक बार भी अपने पिता के कमरे में नहीं आया। वो बदबू का बहाना बनाकर नाक बंद करके गुर जाता। राजेश्वरी देवी का भी यही हाल था। उन्होंने एक बार भी अपने पति के बिस्तर की सगाई नहीं की थी। इतना ही नहीं, फार्मा कंपनी के वाइस चेयरमैन विक्रम के मुश्किल क्लिनिकल ट्रायल के दस्तावे और क्लाइंट्स की लिस्ट को संभालने का काम भी पार्वती ही रात भर जागकर करती थी। विक्रम जो आज वाइस चेयरमैन की कुर्सी पर था, वो पार्वती के इसी सहारे की वजह से था। लेकिन विक्रम ने पार्वती को हमेशा नगरंदा किया। तुम एक गोंवार औरत हो, तुमसे बात करना बेकार है, ये विक्रम का तकिया कलाम था। पार्वती कितनी भी मेहनत कर ले, विक्रम को कभी नहीं दिखता था। वो घर में एक अदृश्य इंसान की तरह थी। 1 साल पहले उस सुबह ससुर जी की हालत अचानक बिगड़ गई। उनकी तय सांसों की आवाज सुनकर पार्वती दौड़कर गई तो देखा कि उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। पार्वती ने जल्दी से विक्रम और राजेश्वरी देवी को जगाया, पर दोनों ने नारागी से बब्बाना शुरू कर दिया। फिर क्या हो गया? ये तो रोका है। ये विक्रम की चिप भरी आवाज थी। राजेश्वरी देवी ने तो दरवाजा ही बंद कर लिया। पार्वती ने अकेले ही ससुर जी का हाथ वो हाथ ठंडा पर रहा था। ससुर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। बाबूजी, मैं यहीं हूं, सब ठीक हो जाएगा। पार्वती ने अपना कान उनके पास किया तो ससुर जी ने भी मुश्किल से फुसफुसाया, पार्वती बेटा, मुझे मां कर देना, मां कर देना। और उन्होंने एक आखिरी बात कही, पार्वती, डायरी, वो पथरीली मीन भूलना मत। ये उनके आयरी शब्द थे। ससुर जी के हाथ से तात चली गई और उनकी सांसें थम गईं। 27 साल बिस्तर पर गुहारने वाले उस इंसान का हाथ आयरी समय में न तो बेटे ने थामा था, न पत्नी ने, बल्कि बहू ने थामा था। अंतिम संस्कार के समय राजेश्वरी देवी का पहला वाक्य चौंकाने वाला था, चलो अब घर से दवाइयों की बदबू तो जाएगी। एक आंसू भी नहीं बहाया और सीधे तिजोरी देखने चली गईं और पार्वती से कहा, तुमने ठीक से सेवा नहीं की, इसीलिए वो जल्दी चले गए। 27 साल दिन रात सेवा करने के बाद भी सेवा में कमी। पार्वती ने उस दिन पहली बार जवाब दिया था, माँ जी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? राजेश्वरी देवी का हाथ बिजली की तरह उठा। थप्प खाकर पार्वती लखा गई। गाल जल रहा था, पर दिल में दर्द उससे कहीं ज्यादा था। यादों से बाहर आकर पार्वती ने बर्तन धो लिए, हाथ सुन्न पा गए थे। तभी लिविंग रूम से राजेश्वरी देवी की आवाज आई, पार्वती, घरा यहां आना। लिविंग रूम में विक्रम और मीरा साथ बैठे थे। मीरा विक्रम के हाथ में हाथ डाले पैर पर पैर रखकर बैठी पार्वती को देखकर मुस्कुरा रही थी। पार्वती का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। अब श्राद्ध भी तम हो गया है, तो मैं बता दूं। राजेश्वरी देवी ने धीरे से कहना शुरू किया, अपना सामान बांधो और इस घर से निकल जाओ। पार्वती की आंखें फैल गईं। जो बात उसने पार्टी में सुनी थी वो सच हो गई थी। अंदाजा तो था, पर जब सुना तो सांस रुक गई। माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरी सिरदर्दी नहीं है। 30 साल खिलाया पिलाया, छत दी, और क्या चाहिए? अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। विक्रम ने कागजों का एक बंडल में पर फेंका। वो तलाक के कागजात थे। इस पर दस्तखत करो, गुहारा भत्ता कुछ नहीं मिलेगा। पार्वती की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 30 साल देने के बाद गुहारा भत्ता भी नहीं? विक्रम, 30 साल साथ रहने के बाद बिना गुहारे भत्ते के मैं गुहारा भत्ता किस बात का? सिर खाना बनाया है और कपड़े धोए हैं। पिताजी की सेवा, वो तो तुम्हारा भर था। मीरा बगल में बैठी हंस रही थी। दीदी, आप कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हैं। 30 साल मुक्त में रही, यही काजी है। पार्वती की मुट्ठियां कांप रही थीं। उसने दांत भींचकर वुड को रोका। राजेश्वरी देवी ने पार्वती को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, एक गरीब खानदान से आकर 30 साल हमारे टुकड़ों पर पली, यही बहुत है। अपनी औकात में रहो। जब बात उसके मायके तक पहुंची तो पार्वती की आंखों से आंसू टपक पे। तभी पार्वती के दिमाग में विक्रम की कंपनी के घोटालों की फाइलें कौन थीं। 30 साल तक दस्तावे संभालते हुए उसने ये सब देखा था। अवैध रिश्वत, दवाओं में मिलावट, टैक्स चोरी के सबूत। अगर ये सब बाहर आ जाता तो ये परिवार बर्बाद हो जाता। लेकिन पार्वती चुप रही। अभी ये सब बताने का मतलब था वुड भी बर्बाद हो जाना। उसने भय इंतहाम के लिए चुप रहना ही बेहतर समझा।
विक्रम अपनी जगह से उठा और हाँ, जो कमरा मैं इस्तेमाल करता था वो अब मीरा के कपों के लिए इस्तेमाल होगा। आज ही गाली कर देना। वो कमरा जिसमें उसने 27 साल ससुर जी की सेवा की थी, वो मीरा के कपों के लिए। पार्वती ने अपने होंठ काट लिए। ऊन बह रहा था पर उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। विक्रम और मीरा पार्वती के कमरे में गए। उन्होंने पार्वती का ड्रेसिंग टेबल उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। यो की आवा के साथ शीशा टूटकर बिखर गया। विक्रम, ये मेरे मायके से आया था। मायके का? इस घर में तुम्हारा क्या है? अलमारी, बिस्तर, 30 सालों में जमा किया एक एक सामान सब आंगन में फेंका जा रहा था। पार्वती बस बेबसी से देखती रही। मीरा ने पार्वती के कान में फुसफुसाया, दीदी अब ये मेरी जगह है, जल्दी गाली कर दो। हाँ हाँ। पार्वती ने दांत भींच लिए। उसने ससुर जी के सामान के संदूक से एक पुरानी फफूंद लगी डायरी निकाली और उसे सीने से लगा लिया। मरने से पहले ससुर जी के शब्द, डायरी, पथरीली मीन। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, पर इसे बचाना था। घर का मुख्य दरवाजा ओर से बंद हुआ और अंदर से हंसी की आवाज़ें आने लगीं। 30 साल वो इसी घर में रही थी, अपनी पूरी जवानी यहीं गुहार दी थी और आज उसी घर से उसे घाली हाथ निकाला जा रहा था। पार्वती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीने में रखी डायरी उसके दिल की तरह धक रही थी। बाबूजी के आखिरी शब्द, डायरी, पथरीली मीन। मतलब तो नहीं पता था, पर एक बात साम थी, ये कहानी यहीं तम नहीं होगी। निकाले जाने के अगले दिन पार्वती फिर उसी घर के सामने खड़ी थी। वो तलाक के कागजों पर दस्तखत करने आई थी। लिविंग रूम से राजेश्वरी देवी और विक्रम की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। पार्वती दरवाजे पर ही रुक गई। वो पन्ना के पास वाली पथरीली मीन है ना? ये राजेश्वरी देवी की आवाज़ थी। हाँ, वो बेकार मीन। पता नहीं पिताजी ने उसे क्यों खरीदा था। वो पार्वती के नाम कर दो, कह देना गुहारा भत्ता है। विक्रम हंसा। वो मीन हरीली मिट्टी की वजह से वहां घास तक नहीं उगती, तभी तो दे रहे हैं। वहां भूख से मरे या ठंड से, हमें क्या मतलब। दोनों की हंसी लिविंग रूम में गूंज रही थी। पार्वती ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नाखून हथेलियों में चुभ रहे थे, पर दर्द का एहसास नहीं था। दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही विक्रम ने काग हाथ में पर फेंके, यहां दस्तखत करो। और उसने एक और काग आगे बढ़ाया। वो मीन के मालिकाना हम के काग थे। पन्ना में एक मीन है, ये गुहारे भत्ते के तौर पर दे रहा हूं, शुक्र मनाओ। पार्वती ने कागहात देखे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक पहाड़ी इलाके की मीन थी। विक्रम, ये क्या और क्या चाहिए? 30 साल खिलाया पिलाया, यही बहुत है। ये मीन लेकर दाह हो जाओ। राजेश्वरी देवी ने बगल से ताना मारा। तुम्हें पता भी है वो कितनी अच्छी जगह है, ता हवा सा पानी। तुम्हारी इस्मत में ऐसी जगह रहना कहाँ लिखा है? पार्वती मन ही मन हौसी। उसने अभी अभी सारी बातें सुन ली थीं। हरीली मीन को ताही हवा वाली जगह बता रहे थे, लेकिन पार्वती ने जानबूझकर रोनी सूरत बनाकर कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? 30 साल रही हूं मैं। बकवास बंद करो और जल्दी दस्तखत करो। पार्वती ने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए, तला और मीन के कागहात पर। विक्रम और राजेश्वरी देवी के चेहरे पर जीत का भाव था। जैसे ही पार्वती दरवाजे से बाहर निकली, पीछे से हंसी की आवाज़ें आईं। देखो तो इसे, बेचारी को पता भी नहीं कि वो भिखारी बन गई है। पार्वती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सीने में रखी ससुर जी की डायरी दिल की तरह धक रही थी। कुछ दिनों बाद पार्वती पन्ना जाने वाली बस में बैठी थी। सामान के नाम पर सिर्फ एक पुराना बैग था, जिसमें ससुर जी की डायरी और कुछ कपे थे। बस जैसे ही दिल्ली की सीमा से बाहर निकली, नहारे बदल गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटियों में फैला कोहरा। पार्वती बस खिड़की से बाहर देखती रही। 30 साल जहां रही, वहां से निकालकर उसे एक अनजान पहाड़ी इलाके में भेजा जा रहा था। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं था। जब वो पन्ना पहुंची तो शाम ढल रही थी। बस से उतरकर वो पता हाथ में लिए गांव ढूंढने लगी, लेकिन काही चलने के बाद भी कोई घर नहीं दिखा। पहाड़ी रास्ते पर काही ऊपर चढ़ने के बाद आखिरकार वो जगह आ ही गई। पार्वती वहीं जम गई। वो एक ऊझा पथरीला टीला था, एक टूटा फूटा मिट्टी का घर और चारों तरफ सिर जंगली घास, एक भी पे नहीं था। ये मीन है। पार्वती वहीं बैठ गई। राजेश्वरी देवी ने सही कहा था, ये एक बंजर हरीली मीन थी। आंखों से आंसू बहने लगे। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तभी पीछे से किसी के आने की आहट हुई। कौन है वहां? मुंह कर देखा तो 70-75 साल के एक बुर्ग लाठी टेकते हुए खजे थे। चेहरा काजी सख्त था,
ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है, वापस चली जाओ। पार्वती ने उठते हुए कहा, मैं इस जगह की मालकिन हूं, ये मीन मुझे मिली है। बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। क्या ये मीन किसने दी? मेरे ससुर जी ने, उनके बेटे मेरे पति थे। बुजुर्ग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। सख्त चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। चेयरमैन साहब, मतलब चौधरी धर्मपाल सिंह जी, आप उन्हें जानते हैं? बुजुर्ग कई देर तक पार्वती को घूरते रहे, फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, मैं हुक्म सिंह हूं, इस गांव का मुखिया। अंदर आओ, कुछ बात करनी है। हुक्म सिंह पार्वती को अपने घर ले गए। छोटा लेकिन साफ सुथरा घर था। उन्होंने गर्म चाय देते हुए बात शुरू की। तुम्हें पता है चौधरी साहब इस मीन को कितना चाहते थे? पार्वती ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पति तो कहते थे कि ये एक बेकार मीन है। हुक्म सिंह कवाहट से मुस्कुराए। बेकार? उन लोगों को कुछ नहीं पता। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, 40 साल पहले जब चौधरी साहब ने ये मीन खरीदी थी तो मैं भी हौसा था। मैंने पूछा था कि ये हरीली मीन क्यों खरीद रहे हो जिस पर खेती भी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने? ये मीन एक खजाना है, बस अभी इसका वक्त नहीं आया है। एक दिन कोई ऐसा आएगा जो इसकी असली कीमत पहचानेगा। पार्वती का दिल धकने लगा। उसे ससुर जी के आखिरी शब्द याद आए, डायरी, पथरीली मीन, भूलना मत। पार्वती ने अपने सीने से ससुर जी की डायरी निकाली। पुरानी फफूंद लगी डायरी का पन्ना पलटा तो अंदर घनी लिखावट थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, पार्वती बेटा, ये बंजर मीन दुनिया के लालच से हारों करों के खजाने को बचाएगी। ऊपर से ये मुर्दा दिखती है, पर इसके नीचे ऐसे दुर्लभ खनिज हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर तुम ये प्लेट रही हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मुझे मान करना, पर यकीन रखना, ये मीन तुम्हें इंदा रखेगी। पार्वती के हाथ कांप रहे थे, आंसू डायरी पर गिर रहे थे। हुक्म सिंह ने धीरे से कहा, चौधरी साहब बीमार थे, पर उनका दिमाग बिल्कुल साफ था। अब मैं समझा कि वो इस मीन को क्यों बचाना चाहते थे। पार्वती ने डायरी फिर से खोली। पिछला पन्ना पलटने पर एक मुहा हुआ कागज गिरा। खोलकर देखा तो वो मिट्टी की जांच रिपोर्ट थी। दुर्लभ खनिजों की मात्रा, उच्चतम स्तर, जर्मेनियम की सांद्रता देश में सर्वाधिक, संजीवनी बूटी जैसी दुर्लभ जी बूटियों की खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान। ये 40 साल पुरानी रिपोर्ट थी। पार्वती की आंखें फैल गईं। ससुर जी ने सच कहा था। बाबूजी। पार्वती ने मिट्टी को मुट्ठी में भींचकर आसमान की तरफ देखा। आंसुओं का सैलाब उमड़ा। बाबूजी, आप सही थे। उसी पल पार्वती के दिल में एक आग जली। वो उत्साह या दुख नहीं था, वो उम्मीद थी। उधर दिल्ली में विक्रम मीरा के साथ शैंपेन पी रहा था। वो गोमवार अब भिखारियों की तरह सांस कर मर जाएगी। उसे नहीं पता था, जिस मीन को उसने कुआं समझकर फेंका था वो हजारों करोड़ का खजाना थी। 2 साल बीत गए। पार्वती पन्ना के उस पहाड़ी इलाके में पूरी तरह बदल चुकी थी। हर सुबह वो पहाड़ चढ़ती, जी बूटियां इकट्ठा करती और हुक्म सिंह से दुर्लभ पौधों की खेती सीखती। हाथ खुरदरे हो गए थे और चेहरा धूप से काला पड़ गया था, पर आंखों में एक नई चमक थी। इस बीच दिल्ली में बहुत कुछ हो गया था। सिंघानिया फार्मास्यूटिकल्स चीन से सस्ती नकली जी बूटियां मंगाकर उन्हें भारतीय बताकर बेचते हुए पकी गई थी। कंपनी के शेयर गिर गए और विक्रम से पुलिस पूछताछ करने लगी। विक्रम के घर पर एक आपातकालीन बैठक चल रही थी। राजेश्वरी देवी और मीरा सिर झोकर बैठी थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विक्रम जेल चला जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। राजेश्वरी देवी की आवाज में घबराहट थी। मीरा अपने नाखून संवारते हुए बोली, माँ जी, एक तरिया है। क्या? वो उसकी पहली पत्नी है ना? पार्वती, हम उसके नाम पर एक जड़ी बूटी सप्लाई करने वाली कंपनी बनाते हैं। सारे गैर कानूनी सौदे उस कंपनी के नाम पर कर देंगे। सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी। राजेश्वरी देवी की आंखें चमक उठीं। वाह, क्या ऊब सोचा है। वैसे भी वो पहाड़ में मिट्टी ही खोद रही होगी। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, यही एक तरिया है। पन्ना जाकर उससे कागजों पर दस्तखत करवाने होंगे। राजेश्वरी देवी अपनी जगह से उठीं। मैं गुज जाऊंगी। बहुत दिनों से उस भिखारिन की सूरत नहीं देखी, और सुना है उस मीन के पास से कोई नया हाईवे निकलने वाला है, वो भी देख आऊंगी। कुछ दिनों बाद एक काली मर्सिडी पन्ना की उस पहाड़ी सड़क पर धूल उगाती हुई आई। गाही पार्वती के टूटे फूटे घर के सामने रुकी। दरवाजा खुला और मीरा पहले उतरी। नाक पर रुमाल रखकर उसने चारों तरफ देखा।
हे भगवान, दीदी तुम यहाँ जानवरों की तरह रह रही हो। मीरा की व्यंग्य भरी आवाज आंगन में गूंज उठी। उसके बाद राजेश्वरी देवी और विक्रम भी उतरे। पार्वती आंगन में झी बूटियां सुखा रही थी, फटे पुराने कपे और रबर के दस्ताने पहने हुए 2 साल पहले से भी ज्यादा बुरी हालत में दिख रही थी। राजेश्वरी देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, अरे रे, तुम तो भिखारियों की रानी बन गई हो, क्या हालत बना रखी है। विक्रम ने ताना मारा, मैंने कहा था ना, ये मिट्टी खोदने के ही लायक है, बेचारी। पार्वती धीरे धीरे उठी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। माँ जी, आप यहाँ कैसे क्या, तुम्हारी ये हालत देखने आई हूं। मीरा ने आंगन में घूमते हुए पार्वती की सुखाई हुई जी बूटियों को देखा। अपनी नुकीली हील से उसने जी बूटियों को कुचला। ये क्या है, ये कूहा कौन खरीदेगा। मीरा ने जी बूटियों को अपनी हील से रौंद दिया। ये वो जी बूटियां थीं जिन्हें पार्वती ने सुबह से मेहनत से सुखाया था। उसे मत कुचलो। पार्वती की आवाज गहरी और शांत थी, पर मीरा हंसते हुए उन्हें और ओर से कुचलने लगी। क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, किसी की कीमती जी बूटियों को क्यों रौंद रही हो। हुक्म सिंह लाठी टेकते हुए आ रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। राजेश्वरी देवी ने हुक्म सिंह को घूरते हुए कहा, तुम कौन होते हो, दाह हो जाओ, ये हमारे घर का मामला है। घर का मामला? ये मीन पार्वती जी की है। तुम लोग कौन होते हो यहां आकर हंगामा करने वाले। विक्रम आगे आया, ए बुढ़े, चुपचाप यहां से निकल जा, वरना चोट लग जाएगी। हुक्म सिंह ने मुट्ठी भींच ली, पर पार्वती ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। कोई बात नहीं मुखिया जी, मैं संभाल लूंगी। हुक्म सिंह नारागी से पीछे हट गए, पर उनकी आंखें लगातार उन पर थीं। राजेश्वरी देवी पार्वती के पास आईं। पार्वती, मैं यहां एक और वजह से आई हूं। कैसी वजह? तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। पार्वती मन ही मन हंसी। 2 साल पहले घर से निकाला था और आज दुख हो रहा है, तो मैंने सोचा है तुम्हें दिल्ली में एक अच्छी सी दुकान खुलवा दूं। राजेश्वरी देवी ने अपने बैग से कागजात निकाले। पार्वती ने कागजात लिए। वो एक जी बूटी सप्लाई कंपनी बनाने का अनुबंध था। ये क्या है? जी बूटी का व्यापार। तुम्हारे नाम पर एक कंपनी बना रहे हैं। हमारी कंपनी को जी बूटियां सप्लाई करना, अच्छा पैसा कमा लोगी। पार्वती ने कागजात ध्यान से पे। सारे सौदों की कानूनी जिम्मेदारी कंपनी के मालिक की होगी, यानी सारा इल्हाम पार्वती पर आने वाला था। पार्वती को सब पता था। हुक्म सिंह के लिए उसे पता चल गया था कि सिंघानिया फार्मा पर FDA की जांच चल रही है, लेकिन पार्वती ने जान बूझकर एक भोली भाली औरत का नाटक किया। माँ जी, क्या आप सच में मेरी मदद कर रही हैं? राजेश्वरी देवी मुस्कुराई। हाँ बेटा, 30 साल साथ रहे हैं, कुछ तो लगाव है। मैं चाहती हूं कि तुम भी अच्छी जिंदगी जियो। मीरा और विक्रम ने एक दूसरे को इशारा किया। मीरा ने मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, गोंवारों का कोई इलाज नहीं होता। पार्वती ने अनसुना कर दिया। उसने कागजात को फिर से देखते हुए कहा, लेकिन माँ जी, ये सब बहुत उलझा हुआ लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझने की क्या जरूरत है, बस यहां दस्तखत कर दो। राजेश्वरी देवी ने दस्तखत करने वाली जगह पर उंगली रखी। पार्वती ने कुछ देर हिचकिचाने का नाटक किया और फिर कहा, ठीक है, लेकिन आज मेरे पास मुहर नहीं है, कल तहसील जाकर बनवानी पड़ेगी। राजेश्वरी देवी का चेहरा बिक गया। क्या मुहर नहीं है? जी, यहां आते वक्त खो गई थी। विक्रम ने चिक्कर कहा, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। राजेश्वरी देवी ने एक सांस ली। ठीक है, हम कल फिर आएंगे, तब तक तैयार रखना। पार्वती ने सिर झुकाया। जी माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाही में बैठने से पहले राजेश्वरी देवी ने आखिरी बार पार्वती को देखा। 30 साल साथ रखा, पर बेवकू की बेवकू ही रही। गाही धूल उगाती हुई चली गई। पार्वती उसे जाते हुए देखती रही। हुक्म सिंह पास आए। पार्वती बेटी, उन कागजों पर दस्तखत मत करना, वो लोग जरूर कोई साजिश रच रहे हैं। पार्वती ने सिर घुमाया। उसकी आंखें ठंडी और शांत थीं। मुझे पता है मुखिया जी, सब पता है। तो फिर तुमने ऐसा भोला बनने का नाटक क्यों किया? पार्वती कवाहट से मुस्कुराई। शेर को पकने के लिए शेर की माद में जाना ही पता है। वो लोग आज भी मुझे 30 साल पहले वाली बेवकूफ समझते हैं। तो अब तुम क्या करोगी? पार्वती ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। कल जब वो आएंगे तो जाल में बिछाऊंगी। हुक्म सिंह की आंखें फैल गईं। पार्वती के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें नहीं पता था वो जिसे शिकारी समझ रहे थे वो उद शिकार बनने वाले थे। अगली सुबह काली मर्सिडी
फिर धूल उघाती हुई आई। पार्वती आंगन में उनका इंतजार कर रही थी। रात भर न सोने की वजह से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, पर यह डर की वजह से नहीं था। राजेश्वरी देवी ने गाही से उतरते ही कहा, मुहर तैयार है जी? माँ जी, तहसील से बनवा लाई। पार्वती ने सिर झुकाकर जवाब दिया। हाथ में मुहर थी। राजेश्वरी देवी ने संतुष्टि से अनुबंध निकाला। मीरा और विक्रम भी गहाई से उतरकर तमाशा देखने लगे। चलो यहां मुहर लगाओ। पार्वती ने अनुबंध लिया। उसी पल उसका हाथ राजेश्वरी देवी के महंगे बैग से टकराया। किसी को पता नहीं चला, पर एक मटर के दाने जितना छोटा माइक्रोवेव बैग की जेब में चला गया था। पार्वती ने मुहर लगाने से पहले एक बार फिर कागज बनने का नाटक किया। माँ जी, ये कंपनी तो मेरे नाम पर है, अगर कोई गब हुई तो। राजेश्वरी देवी ने हाथ हिलाया। कोई गब नहीं होगी, हम सब देख लेंगे। तुम बस अपना नाम दे रही हो। सच में तो मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस चुपचाप बैठी रहो, समझी? पार्वती ने सिर हिलाया और मुहर लगा दी। राजेश्वरी देवी ने अनुबंध छीन लिया। ठीक है, हमारा काम हो गया। वो जाने ही वाली थी कि मीरा बोली, माँ जी 1 मिनट, क्या हम अंदर थोड़ी देर आराम कर सकते हैं? वॉशरूम भी जाना है। राजेश्वरी देवी ने पार्वती के टूटे फूटे घर को देखा। ऐसी जगह में चलो ठीक है। पार्वती, 1 कप चाय ले आओ। पार्वती सिर झुकाकर रसोई में चली गई। उसने खिड़की के पास से एक छोटा सा रिसीवर निकाला और कान में ईयरफोन लगा लिया। यह रिसीवर राजेश्वरी देवी के बैग में रखे माइक्रोफोन से जुहा था। लिविंग रूम से राजेश्वरी देवी और मीरा की बातें सुनाई दे रही थीं। माँ जी, अब तो सारा इल्जाम उस औरत पर चला जाएगा ना? हाँ नकली जी, बूटियों का सारा मामला अब पार्वती की जिम्मेदारी है, हमारा नाम कहीं नहीं आएगा। मीरा हंसी। कितनी बेवकूफ है, 30 साल में भी दिमाग नहीं आया। हाँ, गोंवारपन का कोई इलाज नहीं होता। पार्वती के हाथ कांप रहे थे, पर उसने सब्र किया। अभी और सुनना बाकी था। तभी राजेश्वरी देवी ने अपनी आवाज धीमी की, और सुनो, पार्वती के माँ बाप की जो पुश्तैनी मीन है ना। पार्वती का दिल रुक गया। पार्वती की पुश्तैनी मीन? उसका क्या? उसे भी विक्रम के नाम करवाकर बेच देते हैं, अच्छा पैसा मिलेगा। पार्वती की आंखों में ऊन उतर आया। हाथ में रखा चाय का कप मीन पर गिरकर टूट गया। 30 साल सास ससुर की सेवा की, और अब ये लोग उसके मरे हुए माँ बाप की ईद पर हाथ डाल रहे थे। पार्वती ने दांत भींच लिए। पूरा शरीर कांप रहा था। लिविंग रूम से राजेश्वरी देवी की आवाज आई। ये क्या था? रसोई से कुछ टूटने की आवाज आई। पार्वती ने जल्दी से ईयरफोन निकाला और दरवाजा खोला। माँ कीजिए। माँ जी, हाथ से फिसल गया। राजेश्वरी देवी ने ताना मारा। 30 साल साथ रखा, पर बेवकूफ की बेवकूफ ही रही। राजेश्वरी देवी अपनी जगह से उठी। छोहो, चाय नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। जाते जाते राजेश्वरी देवी ने आखिरी बार कहा, पार्वती, अब तुम्हारे पास कागज आते रहेंगे, उन पर मुहर लगाकर भेज देना, समझी? जी माँ जी। पार्वती ने सिर झुका लिया। वो लोग हौंसते हुए गाई में बैठ गए। जैसे ही मर्सिडीज धूल उगाती हुई गई, पार्वती आंगन में घुटनों के बल बैठ गई। आसमान से बूंदें गिरने लगी थीं। माँ, बाबूजी। पार्वती के मुंह से एक सिसकी निकली। उसके माँ बाप की मौत एक सख्त हादसे में हुई थी जब वो 22 साल की थी। तब से वो अकेले ही उनका श्राद्ध करती थी। उनकी एक ही निशानी वो मीन थी। बारिश तय हो गई। पार्वती कीच भरे आंगन में आसमान की तरह चीखी, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी, मेरे माँ बाप की इत्त को रौंदा है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। उसकी छी बारिश में खो गई। पार्वती उठी और पहाड़ की तरफ भागने लगी। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, बस भाग रही थी। न जाने कितनी देर बाद बारिश रुकी और कोहरा छा गया। पार्वती एक चट्टान के किनारे खड़ी थी। नीचे हारों हुट गहरी खाई थी। तभी कोहरे के बीच कुछ चमका। पार्वती ने आंखें मली। ये वहम नहीं था। चट्टान के नीचे पत्थरों के बीच से एक दिव्य रोशनी आ रही थी। पार्वती सावधानी से चट्टान से नीचे उतरी, और जब उसने उस रोशनी को देखा तो उसकी सांसें थम गईं। संजीवनी बूटी। 1-2 नहीं, बल्कि दर्जनों जी बूटियां चट्टानों के बीच उग रही थीं। कुछ की झें तो इंसान की बाह जितनी मोटी थीं। पार्वती घुटनों के बल बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। वो उसे छू भी नहीं पा रही थी। ये क्या है? उसे हुक्म सिंह की बात याद आई। ससुर जी इस मीन को खाना कहते थे। मिट्टी की वो रिपोर्ट जिसमें लिखा था कि ये मीन संजीवनी बूटी के लिए सर्वोत्तम है। ससुर जी को सब पता था।
इस पहा में हारों करों की संजीवनी छिपी है। बाबूजी। पार्वती मीन पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। जिस मीन को त्यागा हुआ समझा था वो हारों करों का खंखाना थी। ये ससुर जी का आगिरी रहा था। काई देर रोने के बाद पार्वती ने सिर उठाया। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। इस संजीवनी को अभी नहीं निकाला जा सकता। अगर बर फैल गई तो वो लोग यहां आ जाएंगे। पार्वती ने उस जगह को अपने दिमाग में बैठा लिया और धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर आई। हुक्म सिंह के घर पहुंचते ही वो दौड़कर बाहर आए। पार्वती बेटी, इस बारिश में कहां चली गई थी? पूरी भीग गई हो। पार्वती ने हुक्म सिंह का हाथ पक। मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। कैसी मदद? पार्वती की आंखों में एक ज्वाला थी। बदला लेने में। उस रात पार्वती और हुक्म सिंह ने मिलकर योजना बनाई। एक वकील को नियुक्त किया गया, रिकॉर्ड किए गए सबूतों को इकट्ठा किया गया और ससुर जी की छोही हुई कंपनी के घोटालों की फाइलों को एक एक करके जोहा गया। कुछ दिनों बाद पार्वती ने पहाड़ से तो ही कुछ बूटियां हुक्म सिंह के खरिए दिल्ली भेजी। उन्हें दक्षिण दिल्ली के एक बड़े आयुर्वेदिक क्लिनिक को दिया गया। एक हफ्ते के अंदर ही बर फैलने लगी। पन्ना के पहाड़ों से आई बूटियों में चमत्कारी गुण थे। अमीर घरानों की महिलाओं के बीच वो दिव्य औषधि के नाम से मशहूर हो गईं। उधर दिल्ली में विक्रम पार्वती के नाम की कंपनी से गैर कानूनी बूटियों का व्यापार कर रहा था। सारे कागजों पर पार्वती की मुहर थी। वो किसी भी वक्त पार्वती पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार था। लेकिन विक्रम को नहीं पता था जिस जाल को वो बिछा रहा था उसमें वो गुद फंसने वाला था। 3 महीने बीत गए। पन्ना की बूटियों ने दिल्ली के अमीर हलकों में तहलका मचा दिया था। अमीर घरानों की महिलाओं के बीच पन्ना वाली दादी माँ की बूटी एक फैशन बन गई थी। किसी का पुराना सिरदर्द ठीक हो गया, किसी की नींद ना आने की बीमारी, तरह तरह की बातें फैल रही थीं। पार्वती ने इन अफवाहों का इस्तेमाल किया। उसने हुक्म सिंह के गृह दिल्ली के भय व्यापारियों और नेताओं से संपर्क साधना शुरू किया। पी.वी. साहब ने भेजा है। जब भी हुक्म सिंह ये कार्ड देते सामने वाले की आंखें फैल जाती। पी.वी. साहब, एक ऐसा नाम जिसे किसी ने देखा नहीं था, पर उनकी भेजी बूटियों का असर सबने देखा था। पार्वती ने अपनी 30 साल पुरानी डायरी निकाली जिसमें राजेश्वरी देवी के दिए गुल्मों का हिसाब लिखा था। पार्वती ने धीरे धीरे ये कहानियां मीडिया में लीक करनी शुरू कर दी। एक बब्बे व्यापारिक घराने में बहू पर अत्याचार शीर्षक से बड़े इंटरनेट पर आने लगी। नाम नहीं था पर जानने वाले सब जानते थे। उधर दिल्ली में हकंप मच गया था। पन्ना की मीन में हारों करों की संजीवनी है। ये बर सुनते ही विक्रम का चेहरा सेध पक गया। राजेश्वरी देवी ने मैं पर हाथ मारा। क्या उस बंजर मीन में संजीवनी? माँ, अगर ये सच है तो बहुत बड़ी घंभ हो जाएगी। कानूनी तौर पर वो मीन पार्वती की है। कानून? कौन सा कानून? हमने दी थी तो हमारी है। राजेश्वरी देवी ने वकीलों को बुलाया और मुद्दमा कर दिया मीन का सौदा रद्द करने के लिए। लेकिन अदालत का फैसला साफ था, मीन का हस्तांतरण पूरी तरह कानूनी है। मुद्दमा खारिज। राजेश्वरी देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। एक रात 2 काली गायें पन्ना के गांव में घुसी। गाय से कुछ गुंडे उतरे। सुनो, वो रहा उसका घर। वो पार्वती के घर की तरफ गए लेकिन दरवाजे पर रुक गए। दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था, राष्ट्रीय औषधि संरक्षण क्षेत्र, अनाधिकृत प्रवेश दंडनीय है। पार्वती ने पहले ही इंतहाम कर लिया था। उसने संजीवनी वाली जगह की सूचना सरकार को देकर उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करवा दिया था। गुंडे हिचकिचाए और तभी गांव वालों ने सीटियां बजाकर उन्हें घेर लिया। हुक्म सिंह सबसे आगे थे। किसकी हिम्मत हुई यहां आने की? दहा हो जाओ यहां से। गुंडे गालियां देते हुए भाग गए। राजेश्वरी देवी की योजना एल हो गई। कुछ दिनों बाद मीरा गुद पन्ना आई। इस बार अकेली। पार्वती आंगन में बूटियां सा कर रही थी। मीरा तेही से उसके पास आई। दीदी, तुम्हारा दिमाग अभी भी ठिकाने नहीं आया है? पार्वती ने सिर उठाया। मीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अगर जेल नहीं जाना चाहती हो तो वो मीन हमारे नाम कर दो। तुम्हारे नाम पर गैर कानूनी व्यापार के सारे सबूत हमारे पास हैं। एक शिकायत पर तुम जेल में होगी। पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप काम करती रही। जवाब दो। मीरा ने पार्वती के गाल पर एक ओरदार थप्पड़ मारा। आंगन में चांटे की आवाज गूंजी। पार्वती का सिर घूम गया। मीन हमारे नाम करो, भिखारिन कहीं की। मीरा ने दोबारा हाथ उठाया। तभी पार्वती ने सिर उठाया। हो गया। मीरा का हाथ हवा में ही रुक गया।
क्या? सब रिकॉर्ड हो गया है। पार्वती ने छत के नीचे की तरफ इशारा किया। एक छोटा सा कैमरा लाल बत्ती चमका रहा था। मीरा का चेहरा पीला पक गया। ये क्या है? सबूत? मारपीट के इल्जाम में तुम पर केस हो सकता है। मीरा कैमरे की तरफ दौड़ी, पर हुक्म सिंह ने उसे रोक लिया। सारा डेटा सर्वर पर सेव हो चुका है, तोड़ने से कोई फायदा नहीं। मीरा दांत पीसती हुई वापस चली गई। गाही में बैठते हुए वो चीखी, देख लूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसी समय सिंघानिया फार्मा में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे थे। अफवाह थी कि कोई रहस्यमयी निवेशक कंपनी के सारे कर्रे खरीद रहा है। विक्रम ने फाइनेंस हेड को बुलाया। आयर कौन है जो हमारे कर्रे खरीद रहा है? सर, उनका नाम PV ग्रुप है। PV ग्रुप? ये कौन है? हमें भी नहीं पता सर, उन्हें किसी ने नहीं देखा। सिर्फ उनका एजेंट आता है और सौदा करके चला जाता है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। कोई अनजाना दुश्मन कंपनी का गला घोंट रहा था। मीरा ने कहा, मैं मिलूंगी उससे, पता लगाऊंगी कि ये PV कौन है। मीरा ने अपनी सारी जान पहचान लगाकर PV से मिलने का समय मांगा। एक हफ्ते बाद जवाब आया। मुंबई के एक होटल में मीरा सज धज कर पहुंची, लेकिन वहां PV नहीं बल्कि उनका सेक्रेटरी था। चेयरमैन साहब व्यस्त हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? सिंघानिया फार्मा के वाइस चेयरमैन की पत्नी। सेक्रेटरी ठंडा सा मुस्कुराया। जी मुझे पता है, फिर भी वो नहीं मिलेंगे। मीरा का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उसे दरवाजे से ही लौटा दिया गया था। उसी समय विक्रम भी कुछ और कर रहा था। उसने पन्ना वाली दादी माँ के बारे में सुना था। वो दादी माँ जी बूटियों की असली विशेषज्ञ हैं। अगर वो हमारी कंपनी में आ जाएं तो हम बच जाएंगे। विक्रम ने अपने एक कर्मचारी को पन्ना भेजा, पन्ना वाली दादी माँ को नौकरी का प्रस्ताव देने के लिए। लेकिन विक्रम सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो पन्ना वाली दादी माँ कोई और नहीं बल्कि उसकी छोही हुई पत्नी पार्वती है। पार्वती ने जानबूझकर और भी बुरी हालत बना रखी थी। फटे पुराने कपड़े, मिट्टी से सने हाथ, ताकि दुश्मनों को लगे कि वो पूरी तरह टूट चुकी है। वो औरत अब खत्म हो गई है, बस एक धक्का और देना है। विक्रम और राजेश्वरी देवी यही मानते थे, ठीक वैसा ही जैसा पार्वती चाहती थी। उसी समय पन्ना में पार्वती खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा रही थी। चेयरमैन साहिबा, आज का दिन कैसा रहा? हुक्म सिंह ने पूछा। पार्वती ने चाय का कप रखते हुए कहा, बहुत अच्छा। सुना है मीरा जी का चेहरा देखने लायक था। हुक्म सिंह हंसे। अब शिकंजा कसने का वक्त आ गया है। सुना है राजेश्वरी देवी ने कर्रा लेना शुरू कर दिया है। पार्वती की आंखें ठंडी हो गईं। जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी वक्त नहीं आया है। तो कब? पार्वती ने खिड़की से बाहर पहाड़ को देखा। कोहरे में डूबी पहाड़ियां रहस्यमयी लग रही थीं, जब तक वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाते, इतना कि दोबारा उठ न सकें। हुक्म सिंह ने सिर हिलाया। अब शिकार को घेरने का समय आ गया है। पार्वती ने जवाब में सिर्फ एक मुस्कान दी। उधर दिल्ली में राजेश्वरी देवी बेचैन थी। बस वो पन्ना की मीन मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजेश्वरी देवी को नहीं पता था, वो जिसे शिकार समझ रही थीं, वो गुद शिकारी था। एक महीने बाद मुंबई के एक वकील के दफ्तर में राजेश्वरी देवी एक काग हाथ में लिए उसी से चिल्ला रही थीं। ये सच है, पन्ना की मीन पर भा हो गया। जी माँ जी, ये अदालत के काग हैं, अब वो मीन हमारी ही है। विक्रम ने काग देते हुए कहा। राजेश्वरी देवी की आंखें चमक उठीं। हारों करो, हारों करो, आखिरकार हमारे हो गए। लेकिन वो काग नकली थे। ये पार्वती का बिछाया हुआ एक जाल था। राजेश्वरी देवी बेबरुश हो रही थीं। इसी उसी में हम तुम्हारी और मीरा की सगाई भी धूमधाम से करेंगे। दुनिया को पता चलना चाहिए कि मीरा इस घर की बहू बनने वाली है। मीरा ने विक्रम का हाथ पककर कहा, शुक्रिया माँ जी। विक्रम ने जेब से एक डिब्बी निकाली। उसमें हीरे की अंगूठी थी। ये 3 करोड़ की है, सगाई का तो हो। मीरा उसी से उछल पई। उन्हें यह भी यकीन था कि पार्वती जल्द ही गिरफ्तार हो जाएगी। वो समझ रहे थे कि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक हो रहा है। उसी समय पन्ना में कुछ और ही हो रहा था। पार्वती गांव वालों के साथ मिलकर एक बब्बे कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी। पौराणिक 100 वर्षीय संजीवनी बूटी की चैरिटी नीलामी का बैनर गांव के सामुदायिक भवन पर लगा था। हुक्म सिंह ने पार्वती से पूछा, क्या तुम सच में संजीवनी नीलाम करने वाली हो? पार्वती ने सिर हिलाया। नहीं, ये एक जाल है, उन्हें यहाँ खींचकर लाने के लिए। खींचकर क्या करोगी?
पार्वती की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उन्हें आगिरी मौका दूंगी माई मांगने का। हुक्म सिंह हंसे। तुम्हें लगता है वो माई मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, इसीलिए तो मौका दे रही हूं। नीलामी की बर जल्द ही दिल्ली पहुंच गई। राजेश्वरी देवी के कानों में भी। क्या? एक 100 साल पुरानी संजीवनी की नीलामी? उसी मीन से? जी मां जी, पन्ना में एक चैरिटी नीलामी हो रही है। देश के सारे बड़े अमीर लोग वहां आ रहे हैं। राजेश्वरी देवी की आंखें चमक उठीं। हमें वहां जाना होगा और सबको बताना होगा कि वो संजीवनी हमारी है। नीलामी के दिन मुंबई का एक आलीशान होटल। चमकते झूमरों के नीचे सैकड़ों अमीर लोग जमा थे। हीरे के हार पहनी महिलाएं, महंगी घड़ियां पहने चेयरमैन। हवा में पैसे की महक थी। उसी भी के एक कोने में पार्वती काला एप्रन पहने खाना परोस रही थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। राजेश्वरी देवी, विक्रम और मीरा हॉल में दाखिल हुए। वे सबसे महंगे कपों में थे। राजेश्वरी देवी ने चारों तरफ देखते हुए पार्वती को देखा। उसकी आंखें फैल गईं। अरे वो देखो, वो पार्वती नहीं है? विक्रम और मीरा ने मुंह कर देखा। पार्वती ट्रे लिए मेहमानों के बीच घूम रही थी। राजेश्वरी देवी ओर से हंसी। यहां भी बर्तन ही मांज रही हो? इसमत नहीं बदलती। सच ही है। आसपास के लोग देखने लगे। पार्वती ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। मीरा शैंपेन का गिलास लेकर पार्वती के पास आई और जान बूझकर शैंपेन अपने जूते पर गिरा ली। ओ, मेरे जूते पर शैंपेन गिर गया। मीरा ने अपना पैर आगे किया। दीदी, इसे चाट कर सा करो। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे। पार्वती ने कुछ नहीं कहा और घुटनों के बल बैठ गई और अपने एप्रन के कोने से मीरा के जूते साफ करने लगी। राजेश्वरी देवी ने ताली बजाकर कहा, हां, यही तुम्हारी जगह है। 30 साल पहले भी और आज भी। पार्वती ने जूते सा करके धीरे धीरे सिर उठाया और शांत आवाज में पूछा, अगर आप लोग अभी माझी मांग लें तो मैं सब कुछ रोक दूंगी। राजेश्वरी देवी की हंसी रुक गई। क्या? 30 साल के सारे वुल्म मां कर दूंगी अगर आप अभी माघी मांग लें। हॉल में आमोशी छा गई। विक्रम आगे आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें सिखाने की, नौकरानी कहीं की। विक्रम ने पार्वती को पैर से धक्का दिया। पार्वती घर्ष पर गिर पई। ट्रे लुक गई और छन की आवाज आई, धा हो जाओ यहां से, नर मत आना। पार्वती घर्ष पर पही रही। इस बीच राजेश्वरी देवी नीलामी के मंच पर जा गई। हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। देवियों और सज्जनों, 1 मिनट, सिंघानिया फार्मा की तरफ से एक गास पेशकश है। राजेश्वरी देवी ने डिब्बी खोली। अंदर संजीवनी जैसी दिखने वाली एक जभी थी। बेशक वो नकली थी, चीन से मंगाए गए जिनसेंग से बनी थी। ये है पन्ना की मीन से निकली असली 100 वर्षीय संजीवनी बूटी। शुरुआती बोली, 1 करो। लोगों में कानाफूसी होने लगी। पार्वती घर्ष पर पई पई मुस्कुराई। वो लोग उद अपनी ब्र खोद रहे थे। तभी हॉल के दरवाजे से कोई अंदर आया। काले सूट में एक नौजवान था। उसने माइक पककर कहा, नमस्कार, मैं चेयरमैन पी.वी. साहब का सेक्रेटरी हूं। हॉल में हलचल मच गई। पी.वी. साहब, वो रहस्यमयी नाम। सब जानना चाहते थे कि वो कौन है। चेयरमैन साहब ने आज ये पूरा हॉल बुक कर लिया है। नीलामी से होने वाली सारी कमाई चैरिटी में जाएगी। लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। राजेश्वरी देवी ने विक्रम से कहा, ये पी.वी. कौन है? वही है ना जिसने हमारे कर्रे खरीदे हैं। लगता तो वही है, पर उसे किसी ने नहीं देखा। मीरा सेक्रेटरी के पास गई। चेयरमैन साहब कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूं। सेक्रेटरी ठंडा सा मुस्कुराया। माफ कीजिए चेयरमैन साहब, कुछ गास लोगों से नहीं मिलते। मीरा का चेहरा उतर गया। एक बार फिर दरवाजे से लौटा दिया गया था। तभी राजेश्वरी देवी की नर्श पर पही पार्वती पर गई। उन्हें अपना गुस्सा निकालने का बहाना मिल गया। वो तेजी से गईं और पार्वती के बाल पक लिए। तुम जैसी औरतें ऐसी जगहों पर आने लायक नहीं हैं, निकल जाओ। राजेश्वरी देवी पार्वती को घसीटते हुए हॉल से बाहर ले गईं। पार्वती ने कोई विरोध नहीं किया। दरवाजे पर राजेश्वरी देवी ने उसे धक्का दिया। पार्वती कॉरिडोर के हर्ष पर गिर पई। दोबारा मेरी नरों के सामने मत आना, समझी? पार्वती धीरे धीरे उठी और राजेश्वरी देवी की आंखों में आंखें डालकर बोली, माँ जी, अभी आपको बहुत चिल्लाना है, अपनी तात बचाकर रखिए। राजेश्वरी देवी का चेहरा बिक गया। क्या क्या कहा? कुछ नहीं। पार्वती सिर झुकाकर कॉरिडोर में चली गई। राजेश्वरी देवी ने पीछे से चीख कर कहा, बदतमी औरत, तात तेरी तम होगी। हॉल के अंदर से विक्रम और मीरा की हंसी की आवाज आ रही थी। पार्वती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तूफान से पहले वो सबसे अंधेरे कोने में अपनी तलवार तेंग कर रही थी। 2 हफ्ते बाद मुंबई का सबसे आलीशान होटल सिंघानिया फार्मा के नए प्रोडक्ट संजीवनी गोल्ड का लॉन्च इवेंट था। सैकड़ों पत्रकार और उद्योग के लोग जमा थे। चमचमाती रोशनी में मंच सजा था। विक्रम मंच के बीच में खड़ा था। उसने सबसे महंगा सूट पहना था। आज सिंघानिया फार्मा का एक नया इतिहास शुरू हो रहा है। पेश है पन्ना के पहाड़ों से लाई गई सबसे उत्तम घी बूटियों से बना संजीवनी गोल्ड। तालियां बज उठीं। राजेश्वरी देवी और मीरा पहली पंक्ति में गर्व से मुस्कुरा रही थीं। तभी मंच के किनारे से किसी को घसीट कर लाया गया। फटे पुराने कपों में एक औरत थी। वो पार्वती थी। विक्रम ने पार्वती का कंधा पककर उसे पत्रकारों के सामने धकेल दिया। ये है हमारी कच्ची सामग्री की सप्लायर। पन्ना के पहाड़ों से घी बूटियां लाती हैं। पत्रकारों ने कैमरे उठा लिए। लैश चमकने लगे। विक्रम ने व्यंग्य से कहा, ये दादी माँ हमारे लिए पहाड़ों से घी बूटियां लाती हैं। इनकी वजह से ही ये बेहतरीन प्रोडक्ट बन पाया है। ये एक साजिश थी ताकि अगर प्रोडक्ट में कोई गब निकले तो इल्हाम पार्वती पर डाल दिया जाए। पार्वती सिर झुकाए खड़ी थी। राजेश्वरी देवी मंच पर आई। माइक पककर बोली, ये औरत 30 साल तक हमारे घर में हमारे टुकों पर पली है। पई लिखी तो है नहीं, तो हमने इसे पहाड़ों में काम दे दिया। ये हमारे गानदान की मेहरबानी है। पत्रकार कानाफूसी करने लगे। पार्वती के खुरदरे हाथ और फटे कपड़े देखकर बातें बन रही थीं। राजेश्वरी देवी पार्वती के पास गईं। चलो पत्रकारों को नमस्ते करो। बताओ कि तुमने उदजी बूटियां खोदी हैं। पार्वती ने सिर उठाया। राजेश्वरी देवी ने उसकी पीठ पर धक्का दिया। पार्वती लखा गई। तभी मीरा मंच पर आई। हाथ में बर वाले पानी का गिलास था। अरे दीदी, आपको तो बहुत पसीना आ रहा है, लीजिए ठंडा पानी पीजिए। मीरा ने पानी देने के बहाने बरीला पानी पार्वती के सिर पर डाल दिया। ठंडा पानी पार्वती के बालों से बहने लगा और उसने कान में फुसफुसाया, अपनी औगात में रह भिखारिन। हॉल में हलचल मच गई, पर किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग हंस रहे थे। एक पत्रकार ने पार्वती की तरफ माइक किया, क्या आपने सच में ये झी बूटियां खोदी हैं? क्या ये असली संजीवनी है? पार्वती कुछ कहने ही वाली थी कि विक्रम ने माइक छीन लिया। ये यादा बोल नहीं पाती, मैं बताता हूं। विक्रम ने पार्वती को धक्का दिया। पार्वती संतुलन खोकर घर्ष पर गिर पई। थप की आवाज मंच पर गूंजी। अरे बेवकूफ औरत, रास्ते में क्यों खई है? दहा हो जा। पार्वती घर्ष पर पही रही। राजेश्वरी देवी तेही से आईं और घर्ष पर पही पार्वती के हाथ पर थूक दिया। यही तेरी जगह है, 30 साल पहले भी और आज भी। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। कैमरे के लैश लगातार चमक रहे थे। पार्वती की सबसे दयनीय तस्वीरें खींची जा रही थीं। विक्रम ने माइक उठाकर कहा, चलिए अब हम अपने प्रोडक्ट का वीडियो देखते हैं। मंच के पीछे बड़ी स्क्रीन चालू हुई। संगीत के साथ वीडियो शुरू होने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन बंद हो गई। अरे ये क्या हुआ? विक्रम घबरा गया। 3 सेकंड बाद स्क्रीन फिर चालू हुई, लेकिन उस पर प्रोडक्ट का वीडियो नहीं था। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। उस पन्ना वाली पथरीली मीन पर भेज दो। हरीली मिट्टी है, वहीं भूख से मर जाएगी। ये राजेश्वरी देवी की आवाज थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। पार्वती के नाम पर एक जी बूटी कंपनी बनाकर सारा इल्हाम उस पर डाल देते हैं। इस बार मीरा की आवाज थी। विक्रम का चेहरा सजेद पर गया। चीन से नकली जी बूटियां मंगाकर भारतीय बताकर बेच दो, किसी को पता नहीं चलेगा। अब विक्रम की आवाज गूंज रही थी। पत्रकार चौंक गए। ये क्या है? ये तो गैरकानूनी सौदों की रिकॉर्डिंग है। स्क्रीन बदली। इस बार वीडियो था। राजेश्वरी देवी पार्वती को मार रही हैं। उसे घुटनों के बल बैठकर घर्ष सा करने का आदेश दे रही हैं। 30 साल के गुल्मों के सबूत एक एक करके सामने आ रहे थे। तू घर में रहकर करती क्या है? खिलाया पिलाया, यही बहुत है। एक गरीब आंदान की लड़की। तेरी हिम्मत कैसे हुई आंख उठाने की? तूने ठीक से सेवा नहीं की, इसीलिए वो जल्दी चले गए। राजेश्वरी देवी की गालियां और ताने पूरे हॉल में गूंज रहे थे। पत्रकार अपनी जगह से उठ खजे हुए। कैमरे राजेश्वरी देवी और विक्रम की तरफ घूम गए। क्या ये सच है? अपनी पूर्व बहू पर अत्याचार के बारे में आप क्या कहेंगे? राजेश्वरी देवी चीखीं, ये झूठ है, ये सब नकली है। तभी होटल का दरवाजा ओर से खुला। काले सूट में कुछ लोग अंदर आए। उनके सीने पर एफडा के पहचान पत्र थे। उनके पीछे पुलिस की टीम भी थी। विक्रम सिंह, एक अफसर आगे आया।
दवाओं में मिलावट और धोखाधड़ी के आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम के पैर कांपने लगे। अफसरों ने उसकी बाहें पकड़ी। नहीं, ये क्या हो रहा है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, विक्रम चिल्लाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके हाथों में हथकड़ी लग गई। राजेश्वरी देवी चीख पईं, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। मीरा दरवाजे की तरफ भाग रही थी, पर उसे दरवाजे पर ही रोक लिया गया। मीरा जी, आप भी इस साजिश में शामिल हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। मीरा का चेहरा पीला पक गया। हॉल में अरात्री मच गई। पत्रकार पागलों की तरह तस्वीरें खींच रहे थे, लैश रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राजेश्वरी देवी हर्ष पर बैठ गईं। उनके पैरों में जान नहीं बची थी। ये नहीं हो सकता। उनके होंठ कांप रहे थे। जिंदगी भर दूसरों पर हुक्म चलाने वाली औरत पहली बार टूट रही थी। विक्रम को ले जाते हुए वो चिल्लाया, ये साजिश है, किसी ने मुझे फांसाया है। पर किसी ने जवाब नहीं दिया। मीरा को हथकड़ी लगते ही उसका चेहरा सफेद पक गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस जैसा कहा गया मैंने वैसा किया, वो गिगगिगाई। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस हंगामे में किसी का ध्यान एक इंसान पर नहीं गया, धर्ष पर पही पार्वती पर। पार्वती ने धीरे धीरे सिर उठाया। भीगे बालों के बीच से उसकी आंखें चमक रही थीं। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये वो पल था जिसका उसने 30 साल इंतजार किया था। हंगामा अभी थमा नहीं था। विक्रम गिरफ्तार हो चुका था। मीरा के हाथों में हथकड़ी थी और राजेश्वरी देवी अर्श पर बेसुध पई थीं। पत्रकार तस्वीरें खींचने में व्यस्त थे। तभी होटल के मुख्य दरवाजे से काले सूट पहने कई लोग अंदर आए। वो 10 से ज्यादा वकीलों की एक टीम थी। वे मंच के सामने एक लाइन में खड़े हो गए। ये कौन लोग हैं? वकील लग रहे हैं। पत्रकार कानाफूसी करने लगे। एक वकील ने माइक पक्का, अब सिंघानिया फार्मा के सबसे बड़े शेयर होल्डर चेयरमैन पी.वी. साहब, आप सबसे बात करेंगे। हॉल में हलचल मच गई। पी.वी. साहब, उस नाम को सुनने के लिए सब बेताब थे। तभी मंच के एक कोने में हरकत हुई। धर्ष पर पड़ी पार्वती धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। भीगे बालों ने उसका चेहरा ढका हुआ था। पार्वती ने अपने काम करने वाले कपों के बटन खोलने शुरू किए। 1, 2, 3। पुराना गंदा कपा गर्ज पर गिर गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। उस गंदे कपे के नीचे एक बेहद महंगा शानदार सूट था। काले रंग का ब्लेयर जो उसके कंधों पर बिल्कुल हिट था। गले में मोतियों का एक हार चमक रहा था। पार्वती ने अपने भीगे बालों को पीछे किया और मंच के बीच की तरफ चल पी। एकदम उसकी महंगी हील्स की टक टक की आवाज आमोश हॉल में गूंज रही थी। पार्वती ने माइक पकड़ा। नमस्कार। आवाज अलग थी। ये वो औरत नहीं थी जो कुछ देर पहले सिर झुकाए खड़ी थी। मैं सिंघानिया फार्मा की सबसे बड़ी शेयर होल्डर चेयरमैन पी.वी. हूं। पत्रकारों में हलचल मच गई। और मेरा असली नाम पार्वती है। एक पल के लिए पूरा हॉल जम गया। राजेश्वरी देवी की आंखें फैल गईं। क्या कहा? विक्रम ने हथकड़ी पहने हुए सिर घुमाया। उसके चेहरे पर अविश्वास था। ये नहीं हो सकता। तुम चेयरमैन पी.वी. हो? पार्वती विक्रम की तरफ आई। उसकी हील्स की आवाज गूंज रही थी। विक्रम सिंह। पार्वती उसके सामने खड़ी हो गई, ऊपर से नीचे देखते हुए। जिस पथरीली मीन को तुमने कुआं समझकर मुझे दिया था। विक्रम का चेहरा सेद पड़ गया। वो मीन हरों करों की संजीवनी बूटियों का खाना थी। राजेश्वरी देवी चीख पईं, झूठ, ये सब झूठ है। पार्वती ने हाथ उठाया। एक वकील मंच पर आया। उसके हाथ में एक शीशे का बॉक्स था। मैं देश का जाना माना संजीवनी विशेषज्ञ डॉ. वर्मा हूं। विशेषज्ञ ने बॉक्स खोला। अंदर एक सुनहरी जेद थी। ये 100 साल से भी पुरानी संजीवनी बूटी है। इसकी कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। पत्रकार अपनी जगह से उठ खड़े हुए। कैमरे के लैश पागलों की तरह चमकने लगे। पार्वती ने फिर माइक पक्का। पन्ना की उस मीन पर ऐसी सैकड़ों संजीवनी बूटियां हैं। सबकी कुल कीमत हारों करोड़ से भी ज्यादा है। राजेश्वरी देवी के पैरों तले मीन खिसक गई। वो भार्श पर ढेर हो गई। हार करो। पार्वती राजेश्वरी देवी के पास गई। माँ जी, याद है वो मीन देते वक्त आपने क्या कहा था? राजेश्वरी देवी के होंठ कांप रहे थे। आपने कहा था कि वो एक हरीली मीन है, मैं वहां भूख से मर जाऊंगी। पार्वती की आवाज बरीली थी, लेकिन उसी मुर्दा मीन से हारों करों की संजीवनी निकली। कितनी अजीब बात है ना? राजेश्वरी देवी ने पार्वती के पैर पक लिए। पार्वती बेटा, मुझसे लती हो गई, मुझे मां कर दो। पार्वती ने उसका हाथ झटक दिया।
30 साल में आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। नौकरानी, गोंवार, यही मेरे नाम थे। राजेश्वरी देवी फूट फूट कर रोने लगी। पार्वती मुंही और विक्रम के पास गई और उसके कान में फुसफुसाया, 30 साल तक तुम्हारे बाबूजी की गंदगी सारा करने वाली पार्वती मर चुकी है। विक्रम का चेहरा बिक गया। उसे तुमने गुद मारा है? पार्वती सीधी खई हुई। विक्रम चीखा, झूठ, तुम एक गोंवार नौकरानी हो, तुम चेयरमैन वी कैसे हो सकती हो? पुलिस ने विक्रम को पक लिया। वो चिल्लाता रहा। पार्वती ने पीछे मुंह कर नहीं देखा। वकील ने एक काग निकाला। ये स्वर्गीय चौधरी धर्मपाल सिंह जी की वसीयत है। हॉल में फिर हलचल मच गई। चौधरी धर्मपाल सिंह, विक्रम के पिता और पार्वती के ससुर। वकील ने वसीयत पन्नी शुरू की। मैं धर्मपाल सिंह पन्ना की मीन का सारा अधिकार अपनी बहू पार्वती को देता हूं। उस मीन से होने वाली सारी आमदनी भी पार्वती की होगी। राजेश्वरी देवी चीखी, ये नकली है, वो ऐसी वसीयत लिख ही नहीं सकते। वकील ने ठंडी आवाज में कहा, यह अदालत से प्रमाणित दस्तावेज है, इसकी सत्यता की जांच हो चुकी है। राजेश्वरी देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। पार्वती ने फिर माइक पक्का। बाबूजी को पता था ये आनदान मेरे साथ कैसा बर्ताव करता है, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए ये आगरी तोहफा छोड़ा। पार्वती की आंखें नम हो गईं, पर आंसू नहीं बहे। बाबूजी, आज मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी। तभी मीरा हथकी पहने हुए चीखी, मैंने कुछ नहीं किया, सब सास और पति ने करवाया था। पार्वती मीरा की तरफ। मीरा पीछे हटने लगी। इसी में उसका महंगा बैग मीन पर गिर गया। पार्वती ने उस बैग को देखा। ये बैग याद है? मीरा का चेहरा उतर गया। ये मैंने बाबूजी की सेवा करते हुए जो पैसे बचाए थे उनसे खरीदा था, और तुमने इसे मेरे कमरे से चुरा लिया था। पार्वती ने उस बैग पर अपना पैर रख दिया। उसकी नुकीली हील बैग के ऊपर थी। अब मैं इसे वापस ले रही हूं। बैग के कुचलने की आवाज आई। मीरा रोने लगी। प्ली मुझे मां कर दो। पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस बैग को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। पत्रकारों के लैश चमकते रहे। पार्वती मंच के बीच में खड़ी हो गई। सीधी कमर, ऊंचा सिर। ये वो औरत नहीं थी जो 30 साल सिर झुकाकर जीती थी। ये हारों करो की मालकिन, सिंघानिया फार्मा की सबसे बड़ी शेयर होल्डर, चेयरमैन वी थी। विक्रम को ले जाते हुए वो चीखा, पार्वती, पार्वती, एक मौहा और दे दो। पार्वती ने धीरे धीरे सिर घुमाया। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। विक्रम की ची होटल के हॉल में गूंजती रही। पार्वती शान से मंच से नीचे उतरी। वकील उसके दोनों तरफ खड़े थे। पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। चेयरमैन साहिबा, आपकी आगे की क्या योजना है? क्या आप सिंघानिया फार्मा को खरीद लेंगी? पार्वती चलती रही। उसने सिर एक वाक्य कहा, मैंने सिर अपना नाम वापस पाया है। होटल का दरवाजा खुला। सूरज की ते रोशनी पार्वती के चेहरे पर पही। 30 साल में पहली बार पार्वती ने सिर उठाकर चलना सीखा था। 1 साल बाद सिंघानिया फार्मा इतिहास बन चुका था। उसकी जगह एक नया नाम था, पार्वती मेडिटेक। पन्ना के पहाड़ों की एक छोटी सी जी बूटी अब भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी बन चुकी थी। पार्वती अपने ऑफिस की खिड़की से दिल्ली के आसमान को देख रही थी। 30 साल पहले जब वो ब्याह कर आई थी तो उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया। मैम, बर आई है। टेलीविजन पर विक्रम का चेहरा था। जेल के कपों में सिंघानिया फार्मा के पूर्व वाइस चेयरमैन विक्रम सिंह को 20 साल की सजा सुनाई गई है। दवाओं में मिलावट, धोखाधड़ी और गबन के सारे आरोप सिद्ध हो गए हैं। पार्वती ने बिना किसी भाव के स्क्रीन को देखा। उसी समय जेल की एक कोठरी में विक्रम टीवी देख रहा था। स्क्रीन पर पार्वती थी। पार्वती मेडिटेक की पहली सालगिरह का कार्यक्रम। पार्वती मेडिटेक की चेयरमैन पार्वती जी को इस साल के सर्वश्रेष्ठ सीईओ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विक्रम का चेहरा बिक गया। उसने मुट्ठी भींच ली। पार्वती, पार्वती। विक्रम दीवार की तरफ दौड़ा। धाम, उसका सिर कंक्रीट की दीवार से टकराया। उसकी ची कोठरी में गूंज उठी। गार्ड दौड़कर आए। विक्रम माथा पककर गर्श पर पुआ था। 20 साल उसे ये लंबा वक्त ऐसे ही गुहारना था। मीरा की हालत और भी बदतर थी। उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई थी और वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी, पर एयरपोर्ट पर ही पकी गई। मीरा जी, आपके देश छोड़ने पर पाबंदी है। आप पर गबन का एक और मामला है। मीरा आखिरकार एक विदेशी जेल में बंद हो गई। जो औरत सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनती थी अब जेल में सहाई का काम करती थी। और राजेश्वरी देवी, सब कुछ खोकर वो पागल हो गई।
पैसा, बेटा, ईत सब चला गया था। एक दिन वो पागलखाने से भाग निकली और बस चलती रहीं पन्ना की तरफ। उनका दिमाग उन्हें उसी जगह ले जा रहा था जिसे उन्होंने छो दिया था, वो पहाड़ी इलाहा जहां उन्होंने पार्वती को निकाला था। पहाड़ी रास्ते में भटकते हुए राजेश्वरी देवी मीन पर बैठ गईं और हाथों से मिट्टी खोदने लगी। संजीवनी, संजीवनी यही है, मेरी है, सब मेरी है। राजेश्वरी देवी ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और मुंह में डाल ली और उसे चबाने लगी। कितनी मीठी है। हारों करो की संजीवनी। पागलों की तरह मिट्टी चबाती हुई वो औरत कभी एक बज्जे घराने की मालकिन थी। तभी एक काली लिमोइन गाय उस रास्ते पर आकर रुकी। दरवाजा खुला और पार्वती उतरी। उसने एक महंगा कोट पहना था। पार्वती धीरे धीरे राजेश्वरी देवी के पास गई। राजेश्वरी देवी ने सिर उठाया। आंखों में कोई पहचान नहीं थी। कौन हो तुम? पार्वती ने जेब से एक छोटी सी टॉय निकाली। ये टॉय बाबूजी को बहुत पसंद थी। पार्वती ने एक टॉय राजेश्वरी देवी के सामने गिरा दी। राजेश्वरी देवी ने टॉय उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। पार्वती ने ठंडी आवाज में कहा, माँ जी, जिस मिट्टी को आपने ठुकराया था, अब जिंदगी भर अपने गुनाहों के साथ उसी को चबाती रहिए। राजेश्वरी देवी का हाथ रुक गया। पार्वती। उसी पल राजेश्वरी देवी का चेहरा बिक गया। उनकी आंखें उलट गईं और मुंह से झाग निकलने लगा। वो उस पहाड़ी रास्ते पर गिर पईं। हाथ में अब भी वो टॉय थी। पार्वती ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वो लिमोइन में बैठ गई। गाही जैसे जैसे नीचे उतर रही थी। पार्वती खिड़की से बाहर देख रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 30 साल के लंबे इंतहाम का आज अंत हो गया था। कुछ दिनों बाद पन्ना के उस पहाड़ी इलाके में एक बड़ी इमारत बनी। चौधरी धर्मपाल सिंह आयुर्वेदिक अस्पताल, ससुर जी के नाम पर एक मुफ्त अस्पताल पार्वती ने अपने पैसों से बनवाया था। उद्घाटन के दिन पार्वती अस्पताल के सामने खड़ी थी। पूरा गांव जमा था। हुक्म सिंह उसके बगल में खड़े थे। बहुत अच्छा किया बेटी, चौधरी साहब भी आज स्वर्ग में मुस्कुरा रहे होंगे। पार्वती ने सिर हिलाया। ये सब बाबूजी की वजह से है। अगर वो न होते तो मैं भी न होती। उद्घाटन के बाद पार्वती पहाड़ पर गई जहां ससुर जी की समाधि थी। पार्वती ने समाधि के सामने घुटने टेके और उन्हें प्रणाम किया। बाबूजी, पार्वती की आवाज कांप रही थी। आज मैंने अपना नाम वापस पा लिया है। हवा का एक झोंका आया, जैसे ससुर जी जवाब दे रहे हों। 30 साल तक मुझे नौकरानी कहा गया, गोंवार कहा गया। मेरा नाम लेने वाले सिर आप थे। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। अब सब मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, पार्वती। पार्वती ने समाधि को सहलाया। शुक्रिया बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे से गांव वालों की हंसी की आवाज आ रही थी। पार्वती के लिए जश्न हो रहा था। हुक्म सिंह पहाड़ पर आए। पार्वती बेटी, नीचे चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। पार्वती ने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। जी, अभी आई। हुक्म सिंह ने पूछा, अब जिंदगी जीने लायक लग रही है? पार्वती ने पहाड़ों की तरफ देखा। वो मीन जहां संजीवनी उगती थी, वो खाना जिसे ससुर जी ने बचाया था। इस पहाड़ ने मुझे इंदा रखा है। पार्वती मुस्कुराई। 30 साल में पहली बार एक सच्ची मुस्कान। गांव का जश्न देर रात तक चला। गांव वालों ने पार्वती को घेर लिया। पार्वती बेटी, अब दिल्ली तो नहीं जाओगी ना? यही मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊंगी? पार्वती ने छाछ का गिलास उठाया और गांव वालों के साथ जाम टकराया। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। 30 साल में उसे ऐसा प्यार कभी नहीं मिला था। ये लोग परिवार से बगकर थे। पार्वती को आज समझ आया कि असली खुशी क्या होती है। 1 साल और बीत गया। पार्वती मेडिटेक भारत से निकलकर दुनिया में छा गई। पन्ना की संजीवनी से बनी एक नई दवा को अमेरिका और यूरोप में मान्यता मिल गई। चेयरमैन पार्वती, विश्व फार्मा एसोसिएशन की पहली एशियाई मानद सदस्य। हर भर में पार्वती का नाम था। जो औरत 30 साल तक नौकरानी कहलाती थी, अब दुनिया की एक जानी मानी उद्योगपति थी। लेकिन पार्वती नहीं बदली। वो हर महीने पन्ना आती, गांव वालों के साथ खाना खाती, हुक्म सिंह के साथ छाछ पीती। पार्वती बेटी, तुम सच में महान हो। महान कुछ नहीं है मुखिया जी, मैं बस टिकी रही। उस शाम जेल से एक ओन आया। चेयरमैन पार्वती जी, कैदी विक्रम सिंह आपसे मिलना चाहता है। पार्वती ने जवाब दिया, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती, और गोन काट दिया। अब कोई अफसोस नहीं था। पार्वती ने खिड़की से बाहर देखा। पन्ना की पहाड़ियां डूबते सूरज की रोशनी में नहा रही थीं। संजीवनी के फूल खिले थे। एक खूबसूरत नारा, इंसान इंसान को छू सकता है,
पर आसमान मेहनत के तरह को कभी नहीं छोता। 30 साल सब्र किया, 30 साल बर्दाश्त किया, आज मैंने अपना नाम वापस पाया है। मेरा नाम पार्वती है। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पार्वती की कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। आज की कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।